नमस्कार। हेलो डॉक्टर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चांद मोहम्मद। जैसा कि आप जानते हैं, हेलो डॉक्टर शो में हमारे एक्सपर्ट पत्रिका के पाठकों की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का समाधान पेश करते हैं, साथ ही विषय से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। एक्सपर्ट के रूप में आज हमारे साथ में हैं गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय अग्रवाल। डॉक्टर धनंजय अग्रवाल एमडी और डीएम नेफ्रोलॉजी हैं। आप वर्तमान में सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में नेफ्रोलॉजी विभाग में सीनियर प्रोफेसर हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के आप कुलपति रह चुके हैं। आप भारतीय अंग प्रत्यारोपण संस्था के फेलो भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। हेलो डॉक्टर के श्रोताओं को और दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, पत्रिका टीवी को भी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे गुर्दा रोग से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में। तो शुरू करते हैं इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पे। डॉक्टर साहब, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इंसानी बॉडी में गुर्दे या कहें कि किडनी की किस तरह की भूमिका है, किस तरह के रोल निभाते हैं हमारे गुर्दे हमारी बॉडी में? हमारे शरीर में अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑर्गन्स का लोकेशन है। हमारे पास 2 किडनी होती हैं, एक रिजर्व मतलब दोनों का काम करती हैं। उसमें लगभग एक किडनी में 10 लाख एक फंक्शनल यूनिट्स होती हैं जो कि नेफ्रॉन कहते हैं। उनका मेन काम दूषित पदार्थों को निकालना, दैट इज एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है। दूसरा बीपी कंट्रोल में वो काफ़ी सहायक होती हैं। पानी की मात्रा बॉडी में रेगुलेट करती हैं, नमक की मात्रा को रेगुलेट करती हैं और कुछ हार्मोन्स ब्लड बनाने की प्रक्रिया को भी करते हैं। तो मुख्य रूप से 3 काम होते हैं: फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एक्सक्रीटरी फंक्शन, तीसरा हार्मोन का होता है जो बीपी और ब्लड बनाने के हार्मोन्स निकलते हैं। डॉक्टर साहब, एक स्वस्थ आदमी अपनी दोनों किडनीज को, अपने गुर्दों को स्वस्थ कैसे रखे, उसके लिए उनको किस तरह की बातों का ध्यान रखना होगा, किस तरह के एहतियात उसको रखने होंगे? वर्तमान में देखा गया है कि किडनी का जो इन्वॉल्वमेंट है लगभग 40% केसेज डायबिटीज़ से होते हैं, क्योंकि अब डायबिटीज़ के वाले व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं और ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में रहती है। तो जो कारण किडनी के इन्वॉल्वमेंट के होते हैं, जो डायबिटीज़, तो मेटिकुलस कंट्रोल, बिल्कुल अच्छा डायबिटीज़ का कंट्रोल रहे, शुगर अगर कंट्रोल रहती है तो काफ़ी हद तक हम किडनी का इन्वॉल्वमेंट रोक सकते हैं। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, पानी का बैलेंस, जैसे डिहाइड्रेशन या लूज मोशंस में होते हैं, और ओवर द काउंटर पेन किलर्स का लेना, ये 4 हमारे पास प्रिवेंटेबल कॉजेज हैं जो हम उसमें किडनी को फेल होने से बचा सकते हैं। और राजस्थान एक स्टोन बेल्ट कहलाती है। इसमें अगर किसी के स्टोन है तो वो स्टोन का जल्दी से निदान होना चाहिए, या अगर वो रुकावट कर रहे हैं तो उनको, तो ये 5 कारण हैं जो कि 95% पेशेंट्स में किडनी फेलियर के जनक होते हैं, जो कि इसमें हमारा खुद का रोल होता है। बाकी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और ऐसी भी बीमारियां हैं जिनमें हमारा वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, हमारा रोल नहीं हो सकता, लेकिन जो हम रोक सकते हैं वो हमारे को ध्यान देना चाहिए। और किडनी को स्वस्थ रखने के लिए वो कौन से रूटीन में तरीक़े हैं जो अक्सर आदमी को अपनी ज़िंदगी में या कहें कि दिनचर्या में शामिल करने चाहिए? हमारे डे टू डे लाइफ में हमको पानी 3 से 4 लीटर पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं पीना चाहिए, कम में भी नहीं पीना चाहिए। और पानी के साथ हमको ये जंक फूड्स या दूसरे ऐसे फूड्स हैं वो नहीं लेने चाहिए। तीसरा, इन दिनों में, कुछ दिनों में हमने देखा है कि कुछ बच्चे एक्सरसाइज करने जाते हैं तो जो टॉनिक्स के नाम से कुछ ऐसी प्रिपरेशंस भी आ रही हैं, उनमें किडनी फेल हुई हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। एक्सेसिव नमक का यूज़ नहीं करना चाहिए और शुगर का डायबिटीज़ पेशेंट्स में कंट्रोल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, बढ़ते हैं पाठकों के सवालों की तरफ। रामोतार हैं जयपुर से। वो कह रहे हैं, मेरी किडनी ट्रांसप्लांट हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। इस स्थिति में मुझे किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? रामावतार जी, एक क्वेश्चन काफ़ी बड़े वो इम्पोर्टेंट है। ट्रांसप्लांटेशन करते समय एक तो हम लोग काफ़ी सारा डिटेल में बताते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद ये प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, लेकिन साथ में, क्योंकि आजकल ट्रांसप्लांटेशन काफ़ी लोग करा रहे हैं, लगभग 15,000 लोगों का ट्रांसप्लांटेशन देश में प्रतिवर्ष होता है, और उसमें से लगभग 2,000 लोग कैडेवरिक ट्रांसप्लांट होते हैं, 12,000 से 13,000 लाइव ट्रांसप्लांटेशन। अभी वर्तमान स्थिति पे आपको प्रिकॉशन के रूप में पानी की मात्रा प्रचुर रखनी चाहिए। कोई इन्फेक्शन हो जाए, बुखार हो जाए या यूरिन में इन्फेक्शन हो, उसका जल्दी आइडेंटिफिकेशन हो, और साथ में दवाइयों को कभी स्किप नहीं करें।
जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन की दवाइयाँ बाई एंड लार्ज हर व्यक्ति को जीवन पर्यंत लेनी पड़ती है और राजस्थान में सरकार द्वारा ये निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। तो किसी भी ढंग से 1 या 2 डोज भी मिस हो जाती है तो कई बार वो किडनी एकदम से फेल हो जाती है। तो 3 चीज़ें हैं, एक तो दवाई प्रॉपर्ली टाइम से लें, पानी की मात्रा और इन्फेक्शन हो तो इनका ध्यान रखा जाए। अगला सवाल है, मेरी उम्र 55 वर्ष है, मैं पिछले 5 वर्षों से मधुमेह की दवा ले रहा हूँ। मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरी किडनी पर मधुमेह का असर पड़ना शुरू हो गया है? इसकी जांच के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाने चाहिए? एक पाठक ने यह सवाल पूछा है। जैसा मैंने पहले बताया 40% ऑफ द केसेस में किडनी इन्वॉल्वमेंट में डायबिटीज़ जो कारण है। तो सबसे पहले अधिकतर पेशेंट में यूरिन में प्रोटीन आता है और वो सिम्टम्स के रूप में सूजन पाँव पे आने लगती है तो और सुबह उठते समय मुंह पे सूजन हो। ये 3 प्रक्रिया में लक्षण के रूप में सूजन आना और यूरिन के एग्जामिनेशन सबसे पहले कराया जाए तो उसमें प्रोटीन आएगा। ये अर्लीस्ट इंडिकेटर है कि किडनी का बहुत माइनर इन्वॉल्वमेंट हुआ है। उस स्टेज से हमको रोग वापस रिवर्ट नॉर्मल भी हो सकते हैं और वो आगे भी बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने किडनी ट्रांसप्लांट की बात बताई, ये वो कौन सी स्थिति है जिसमें ये करना पड़ता है? उससे पहले किस किस तरह की सावधानियां रख के हम इस स्टेज से पहले खुद को बचाए रख सकते हैं? हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है कि जितने लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है उसमें से 10 से 15% व्यक्ति ही कोई किडनी मिलती है। तो किडनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, अगर हो गया है तो उनको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़े। इसके लिए मैंने अभी 5 कारण बताए थे। अगर वो प्रिवेंटिव काम रखेंगे तो उनमें से उनको काफ़ी दूर तक हमको ट्रांसप्लांटेशन या डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन कारणों को ध्यान रख के हमें ध्यान रखना चाहिए कि डायलिसिस की कभी नौबत ही नहीं आए। अगर किडनी पूर्ण रूप से ख़त्म हो गई है तो ट्रांसप्लांटेशन और डायलिसिस ही एकमात्र उपाय होता है, उससे ही जीवन संभव है। ट्रांसप्लांट की बात आपने बताई, तकरीबन 10 से 12% लोगों को ही किडनी मिल पाती है। तो इसको लेके अवेयरनेस को लेके वो क्या प्रयास कोशिशें हो कि इसके जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं उन तक ये किडनी मिल सके? किस तरह की अवेयरनेस, किस तरह की जागरूकता, किस तरह के लोगों की जिम्मेदारी इसमें निभाई जानी चाहिए? हम लोग या देश में नोटो जो ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू एलोकेशन ऑर्गन, जो ट्रांसप्लांटेशन की पूरी एक्टिविटीज़ को ध्यान रखते हैं, उनका 2 तरह से उद्देश्य चलता है। एक तो लाइव ट्रांसप्लांटेशन करना जो जीवित व्यक्ति अपने परिजन को दे सकता है। साथ में अंगदान के द्वारा 5 से 6 व्यक्तियों की जीवन बचाया जा सकता है। और कुछ विदेश में लगभग जो हमारे देश में 10% लोगों को कैडेवरिक ट्रांसप्लांटेशन होता है कि डेड बॉडी से किडनी मिलती है, वो 90% लोगों को केवल डेड बॉडी से किडनी मिलती है। तो उसके बारे में अवेयरनेस चल रही है। अंगदान के प्रति जागरूकता का अभियान रेगुलर हर मेडिकल कॉलेज में, हर ऑफिसेज में हमारे यहाँ की टीम करती रहती है, जिससे अंगदान, मृत्यु के बाद अंगदान के बारे में प्रेरित किया जा सके। और साथ में जैसे नोटो ने इस बार जो चालू किया है कि सारे प्रयास के बाद भी ये जो गैप है कि 10 से 12% कोई मिलना, ये 100% नहीं हो सकता। तो वो ऐसी बीमारियां जिससे किडनी ख़राब होती है उनके लिए प्रिकॉशन करा जाए तो जिससे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़े। लाइव ट्रांसप्लांट की बात आपने बताई, तो इसको लेके आपका क्या मानना है कि एक व्यक्ति अपनी किडनी ज़रूरतमंद को दे दें तो एक किडनी के ज़रिए वो उसको किसी तरह हेल्थ रिस्क रहती है या वो आसानी से किडनी के ज़रिए अपनी ज़िंदगी इजीली गुजार सकता है? मैं वर्तमान में नेफ्रोलॉजी विभाग में लगभग 40 साल से SMS मेडिकल कॉलेज में हूँ और इसमें हमने काफ़ी सारे लगभग 1000 ट्रांसप्लांट किए हैं। और लिटरेचर के हिसाब से जैसे हम टीचिंग में रहते हैं, लगभग आज तक किडनी ट्रांसप्लांटेशन की वजह से किसी को किडनी फेलियर या और कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होती। और ऐसा देखा गया है कि जो किडनी देता है उनकी बची हुई किडनी से या और भी जो कारण उनकी लाइफ नॉर्मल आदमी से, उस एज ग्रुप के नॉर्मल आदमी से ज़्यादा होती है, क्योंकि किडनी उसी की ली जाती है जिसका कार्डिक फिटनेस हो, जिसको कोई इन्फेक्शन नहीं हो, उसकी किडनी दोनों तंदुरुस्त हों। तो सारे एग्जामिनेशन के बाद उसको किडनी ली गई है तो उसकी लाइफ और पूरी स्टडी में देखा गया ज़्यादा है, क्योंकि वो सोसाइटी में और लोग तो बीमार भी हो सकते हैं, वो बीमारी ग्रस्त नहीं होता, उस तो डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए, BP नहीं होना चाहिए, तो नॉर्मल आदमी होता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किडनी देने से। अगला सवाल है पाठक का, मेरी उम्र 54 वर्ष है,
1993 से 2012 के बीच मुझे 7 बार किडनी स्टोन हुआ था, जो दवाओं से निकल गया। अब पर्याप्त पानी पीने के बावजूद खाली पेट सुबह शाम बार बार पेशाब आने लगता है। पेशाब करने के 10-15 मिनट बाद ही फिर से पेशाब की इच्छा हो जाती है। इसकी जांच और उपचार क्या है? एक पाठक ने ये सवाल किया है। जैसा श्रोता आपने बताया कि 7 बार आपको 1993 में स्टोन की डिजीज़ थी। वैसे तो आप रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स हैं जिनके कि बार बार स्टोन बनता है। ऐसे लोगों का मेटाबॉलिक एवोल्यूशन होना चाहिए कि सबसे पहले उसमें अगर स्टोन निकलता है तो उसकी स्टोन की एनालिसिस होना चाहिए कि स्टोन किस प्रकार का है, उसके हिसाब से उसको कॉज को आइडेंटिफाई किया है। लेकिन उसके बाद लगभग 32 साल से आपको स्टोन नहीं हुआ है। अगर ये स्टोन नहीं हुआ है, कभी सोनोग्राफी कराई है नहीं है, तो एक बहुत अच्छी बात है यूजुअली। लेकिन अगर बीच में सोनोग्राफी नहीं कराई है तो ये भी एक संभावना है कि आपको 1-2 छोटे मोटे स्टोन बने हों और उसके साथ किडनी में माइल्ड इन्वॉल्वमेंट है, तो एक सबसे पहले सोनोग्राफी कराएं और 1-2 ब्लड टेस्ट है, यूरिन एग्जामिनेशन और क्रिएटिनिन करा लें, तो ये मालूम पड़े कि किडनी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही। अगला सवाल है, मेरी माँ की उम्र 78 वर्ष है। उन्हें रात में 2 से 3 बार उठकर पेशाब के लिए जाना पड़ता है। क्या ये बढ़ती उम्र का सामान्य असर है? कृपया इसका इलाज बताएं। रामस्वरूप सोनी हैं अटरू से, उन्होंने ये सवाल पूछा। देखिए, नॉर्मल प्रक्रिया है। जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं और मेल्स में प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और जैसे मोतियाबिंद होता है, तो एज के हिसाब से जेनेटिक नेफ्रोलॉजी एक ब्रांच रहती है, उसमें ये माना गया है किडनी की कंसंट्रेटिंग कैपेसिटी, मतलब उसको पानी को रिटेन करने की बॉडी की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इस वजह से ये अगर वो व्यक्ति दिन रात को उठ के बार बार पानी पीते हैं तो बार बार यूरिन जाते जाएंगे, तो उनको ऐसे व्यक्तियों को शाम से पानी की मात्रा कम करनी चाहिए और सुबह से लेकर दोपहर तक पानी पिएं। और जैसे ही वो पानी पिएंगे तो उनको यूरिन बनेगा। और साथ में ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज़ रूल आउट कर देना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ में भी ऐसे बार बार यूरिन का जाना रहता है। लेकिन डायबिटीज़ वाले को सुबह और शाम को हमेशा ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर केवल रात को जा रहा है तो नॉर्मल एजिंग है, उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए, पानी की मात्रा शाम को कम कर देना चाहिए। एक डॉक्टर साहब, एक आम आदमी कैसे अंदाज़ा लगाए, या यूँ कहें कि वो कौन से सिम्टम्स हैं, वो कौन से इशारे हैं जिससे वो उस तरफ सोच सकता है कि कहीं उसकी किडनी को लेकर कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? वो कुछ ऐसे सिम्टम्स जिसके आधार पे वो समझ सके कि ये इशारे हैं किडनी के रोग के, वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि जैसे हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, उन लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए कि भाई हमको किडनी की पॉसिबिलिटी है। जैसे हम लोग अपना गाड़ी का चेकअप 10,000 किलोमीटर पर कराते हैं, तो 50 साल के बाद एनुअल चेकअप हो जाए, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हों, तो सब के अर्लीस्ट स्टेज में मालूम पड़ जाए। उसमें सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन एग्जामिनेशन और सीबीसी और एक सोनोग्राफी, ये 4 टेस्ट हैं। वो उन 4 टेस्टों से मालूम पड़ जाएगा कि किडनी ख़राब है। सिम्टम्स के रूप में जब यूजुअली सिम्टम्स किडनी का रिजर्व काफ़ी होता है, क्योंकि एक किडनी बॉडी में से निकल भी जाती है तो भी उसको पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजर्व होने से जो सिम्टम्स अर्ली स्टेजेज में नहीं मालूम पड़ेंगे, इसलिए अर्ली स्टेजेज में बीपी का चेक होना और 4 इन्वेस्टिगेशंस बताई। लेकिन अगर किडनी काफ़ी मॉडरेट टू सीवियर रीनल फेलियर है तो भूख नहीं लगना, उल्टी आना, सूजन आना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, सांस का लंबा चलना और खून की कमी होना, ये मुख्य रूप से सिम्टम्स हैं। तो जिन सिम्टम्स के ध्यान रखते हुए किडनी के टेस्ट होने चाहिए। इन सिम्टम्स को कई और बीमारियों में भी होता है, तो ये नहीं माना जाए कि ये सारी सिम्टम केवल किडनी वाले को होती हैं। अगला सवाल है, मेरी बेटी की किडनी में एक बार पथरी का ऑपरेशन हो चुका है। अब वह रोज़ 3-4 लीटर पानी पीती है। पथरी दोबारा न बने इसलिए कुछ परहेज करती है। क्या उसे ये परहेज हमेशा रखना होगा? क्या एक बार इलाज के बाद भी किडनी में दोबारा पथरी बनने की संभावना रहती है? नेहाली ने ये सवाल पूछा है, रायपुर से है नेहाली। जिनके एक बार ही स्टोन बना है, आम जनता से तो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं, लेकिन उनको रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स नहीं बनते हैं, क्योंकि कई बार किडनी में अंदर छोटी मोटी स्टेसिस हो जाता है या कोई वो है सिस्ट बनी हुई है, तो उसमें भी स्टोन हो सकता है। एक बार स्टोन बनने के बाद अगर दोबारा नहीं है तो वो बार बार नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। और उनको अगर स्टोन बन के ऑपरेशन तक की नौबत आई है तो उनको साल या 2 साल में एक बार चेकअप होता रहना चाहिए, सोनोग्राफी करा लें। अगर सोनोग्राफी नॉर्मल है तो हम लोग 100% श्योर हो सकते हैं कि भाई स्टोन नहीं है उधर।
अगला सवाल है, मेरी दोनों किडनी में पथरी है। पहले पथरी का आकार 5 मिलीमीटर था, लेकिन अब जांच में पता चला कि वह छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई है। मुझे कमर के निचले हिस्से, नाभि के नीचे और कभी कभी अंडकोश में भी दर्द होता है। एक पाठक का यह सवाल है। 5 मिलीमीटर की किडनी स्टोन मल्टीपल उसमें नहीं होता, यूजुअली 1 या 2 में तो बन सकता है, लेकिन हो सकता है कि समय के रहते उस व्यक्ति को और भी स्टोन बने हो जगह जगह किडनी में, अलग अलग में, एक तरफ भी बन सकते हैं, दूसरी तरफ भी बन सकते हैं। तो मल्टीपल स्टोन्स जो हैं वो नए फॉर्मेशन भी हो सकते हैं और उसके ब्रेकअप भी हो सकते हैं। 5 मिलीमीटर स्टोन के नापने पे भी निर्भर करता है। जैसे अंडाकार चीज़ों को हम एक एंगल से दिखेंगे तो उनका साइज कम दिखेगा, उसको दूसरी तरफ से देखेंगे तो साइज बड़ा होगा। तो एक बार जो साइज लिया गया तो वो 3 डायमेंशंस अगर नहीं लिया है तो प्रॉपर नहीं होगा। तो इसलिए अगर मल्टीपल स्टोन्स है तो ये माना जाए कि और भी स्टोन्स बन गए हैं, उसको इवेल्यूशन होना चाहिए और उसके बाद ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक डॉक्टर साहब, खानपान और दिनचर्या की अगर बात करें तो एक आम आदमी का खानपान और दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए कि वो अपनी किडनी को भी स्वस्थ रख सके और साथ ही जो है ना ये स्टोन वाले मामले भी उसके सामने नहीं आए? हर किडनी के बीमारी में अलग अलग खानपान की हिदायत दी जाती है। ऐसा फिक्स प्रोटोकॉल या डाइट चार्ट नहीं होता कि वो किसी को भी करें। स्टोन फॉर्मर्स को ऐसी ये डिपेंड करता है किस तरह का स्टोन है। अगर हमको कैल्शियम वाले स्टोन्स हैं तो उससे रिलेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स कम करने पड़ेंगे। यूरिक एसिड स्टोन्स हैं तो उनको नॉन वेजिटेरियन डाइट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स कम करने पड़ेंगे। तो टाइप ऑफ स्टोन्स और कॉज ऑफ स्टोन्स पर निर्भर करता है। इसी तरह डायबिटीज़ के द्वारा किडनी इन्वॉल्वमेंट है तो उसको डाइट अलग तरह की बताते हैं। किडनी एडवांस डिग्री का रीनल फेलियर है तो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग किडनी इन्वॉल्वमेंट पे अलग अलग डाइट बताई जाती है। ऐसा फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है और वो डॉक्टर अपने सब परिस्थिति को देख कर निर्णय करता है कि भाई इसको ये डाइट सूटेबल है। स्वस्थ आदमी की अगर बात करें कि एकदम स्वस्थ है, किडनी की कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका खान पान और दिनचर्या किस तरह का हो कि वो उस तरह की आने वाले वक्त में उसे इस तरह की बीमारी ना हो या उससे बचे? खान पान और सिर्फ दिनचर्या की बात करें तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए ऐसी स्पेसिफिक जिसके कोई अंडरलाइन किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे स्पेसिफिक कोई डाइट नहीं है। स्वस्थ भोजन जो आम व्यक्ति को ओवरऑल ज़रूरत है वैसा ही भोजन किडनी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, वो किडनी की डिजीज़ नहीं हो उसके लिए भी वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। स्वस्थ भोजन का मतलब है घी तेल की मात्रा ज़्यादा नहीं हो, स्वस्थ उसका मतलब मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं हो, और जंक फूड की जो है अननेसेसरी इसमें केमिकल्स या कुछ ज़्यादा नहीं हो। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो किडनी की बीमारी कम से कम होगी। पाठक का अगला सवाल है, मेरी उम्र 35 वर्ष है। करीब 8 महीने पहले पता चला कि मेरी दोनों किडनियां लगभग 40% ही काम कर रही है। डॉक्टर के अनुसार ये लंबे समय तक हाई बीपी रहने का असर है। फिलहाल दवा लेने से मेरा रक्तचाप नियंत्रित है, लेकिन मुझे अच्छी तरह भूख नहीं लगती। मुझे क्या करना चाहिए? गोपाल गुर्जर ने पूछा है ये। गोपाल जी, ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि आजकल EGFR में एस्टिमेट करते हैं तो परसेंटेज ऑफ द किडनी का मालूम पड़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर भी, जैसे मैंने 5 कारण बताए थे, एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि उससे किडनी ख़राब हो, या कई बार किडनी की वजह से भी ब्लड प्रेशर रह सकता है। उन दोनों परिस्थितियों को मालूम करें। अगर किडनी की वजह से ब्लड प्रेशर है तो आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी पड़ेंगी, पहले उस कारण को समाप्त किया जाए अगर हो सकता है। दूसरा, 40% काफ़ी अच्छा रिजर्व है क्योंकि 40% पे हम लोग कई बार ट्रांसप्लांटेशन जो किडनी देते हैं उनकी भी किडनी 40% काम कर रही होती है, एक किडनी तो हम दे देते हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा चिंता नहीं करें, केवल पेन किलर नहीं लें और पानी प्रचुर मात्रा में लेते रहें। उसके अलावा बीपी का कंट्रोल जो कि टारगेट लेवल 120 या 130 रहे और नीचे का 80 to 90 ब्लड प्रेशर रहे तो हमें काफ़ी प्रोग्रेशन और किडनी डिजीज रुक जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक, डिकेड्स तक हो सकता है कि आपकी किडनी खराब नहीं हो। अगला सवाल है, मेरी बहन की उम्र 24 वर्ष है। वह पिछले 8 वर्षों से न्यूरोलॉजी की दवाइयाँ ले रही है। क्या लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करने से किडनी पर असर पड़ सकता है? किडनी को स्वस्थ रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना? ये एक पाठक ने पूछा। दवाई से रिलेटेड हमने कहा कि 90 से 95% मेडिसिन किडनी के हिसाब से सेफ़ होती हैं। कुछ एनाल्जेसिक्स हैं, पेन किलर या एंटीबायोटिक्स हैं या कुछ और केमिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वही किडनी को डैमेज करते हैं।
सेकंड पार्ट ये होता है किसी की किडनी डैमेज हो तो उनकी दवाइयों की मात्रा, उसको कैलकुलेशन अलग अलग रीनल फेलियर के हिसाब से होता है। तो जो न्यूरोलॉजी की मेडिसिन ली जाती हैं उसमें अगर डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई तो बाय एंड लार्ज ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि किडनी को डैमेज करें। फिर भी दवाइयों के नाम देख के मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हज़ारों दवाइयाँ रहती हैं कि कौन सी दवाई है, तो 95% 98% दवाइयाँ किडनी को नुकसान नहीं करती। अक्सर डॉक्टर साहब ये देखा गया है कि आम लोगों के बीच में एक अवधारणा रहती है कि दवाओं का असर उसकी किडनी पे ना हो और दवाएं किडनी पर असर नहीं कर रहे, तो उस सब को लेके आपका क्या मैसेज होगा कि वो क्या किन बातों का ध्यान रखें दवा लेते वक्त कि वो दवाएं उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो बजाय नुकसान करने के? मैं हमेशा ये कहता हूँ दवा कोई भोजन नहीं है और भोजन कोई दवा नहीं हो सकता। तो अगर हम भोजन को दवा के रूप में अगर नियंत्रित लेंगे, अच्छा भोजन लेंगे, तो दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दवाएं जो हैं उसको तभी लेना चाहिए जब ज़रूरत हो, और बाई एंड लार्ज जब नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स नहीं है जो किडनी को ख़राब करने वाले, एक्सेप्ट कि पेन किलर या कुछ हैं, तो सेफली उनकी रिक्वायरमेंट है तो डॉक्टर की सलाह लेने के द्वारा अगर दवाई ली जाती हैं तो रिलेटिवली सेफ़ रहती हैं, उसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डरने से कोई काम नहीं होगा। दवा अगर ज़रूरत है तो भोजन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा और गठिया की दवा, किडनी की दवा। तो दवा लेना किडनी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो किडनी उन दवा के न लेने से ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अगला सवाल है, मेरी उम्र 61 वर्ष है। पिछले 6 महीने से मुझे पैरों में सूजन रहती है और जल्दी थकान भी महसूस होती है। मेरी जांच में आया है कि मेरी किडनी की कार्य क्षमता पहले से कम हो गई है और क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है। मैं पिछले 12 वर्षों से डायबिटीज़ की दवा ले रहा हूँ। क्या सही खानपान, दवा और नियमित जांच से किडनी को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? अजमेर से महेंद्र सिंह ने यह सवाल पूछा है। महेंद्र जी, जैसे डायबिटीज़ के लिए हम किंगडम बनते जा रहे हैं, वर्ल्ड में लार्जेस्ट पेशेंट्स हम लोगों के हिंदुस्तान में हैं, और इतनी अच्छी डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं कि 10-10, 20-20 या 30 साल तक हम लोग डायबिटीज़ कंट्रोल में देख सकते हैं। मेरे अनुभव में जैसे 30-40 साल पहले डायबिटीज़ कंट्रोल में ही नहीं होती थी, पेशेंट कॉम्प्लिकेशन से मर जाते थे हार्ट डिजीज़ से। अब डायबिटीज़ वाले को हार्ट की डिजीज़ भी होती है तो भी करेक्शन कर लेते हैं। तो वर्तमान में आपकी स्थिति देखते हुए डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल करना, प्रोटीन कंटेनिंग डाइट्स हैं, जो अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो दाल और दाल का सेवन, नॉन वेजिटेरियन डाइट कम लें, और डॉक्टर को दिखा के पेन किलर का सेवन नहीं करें। बीपी कंट्रोल है। इन 3 मेजर से, डाइटरी मॉडिफिकेशन, कंट्रोल ऑफ दिस शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल से आपकी किडनी काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है। ये डिपेंड करता है कि वर्तमान में आपका क्रिएटिनिन कितना है और कितने % किडनी काम कर रही है। अगला सवाल है, मेरी उम्र 34 वर्ष है। पिछले कुछ महीनों से पेशाब करते समय झाग बहुत ज़्यादा बनता है और शरीर में हल्की सूजन भी रहने लगी है। जांच कराने पर डॉक्टर ने बताया कि पेशाब में प्रोटीन आ रहा है। मुझे कोई दर्द नहीं होता, इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि ये कितनी गंभीर समस्या है। पूजा ने यह सवाल पूछा है उज्जैन से। पूजा जी, आपका सवाल एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अर्लीस्ट साइन होता है कि जो पेशेंट को होता है कि यूरिन में फ्रोथिंग होते हैं, कि अगर पॉट्स में जा रहे हैं, पहले खुले में जाते थे तो मालूम नहीं पड़ता था, तो फ्रोथिंग होती है तो यूरिन में प्रोटीन की वजह से होता है। और अगर प्रोटीन जा रहा है, क्रिएटिनिन नॉर्मल है, किडनी नॉर्मल साइज़ की हैं, तो हो सकता है किडनी की बायोप्सी की ज़रूरत पड़े, जिससे कि एग्जैक्ट कारण मालूम पड़े। और प्रोटीन इटसेल्फ किडनी को डैमेज करता है, और बायोप्सी के बाद ही हम ये असेस कर पाएंगे कि क्या बीमारी थी और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। और तो ऐसे में काफ़ी बीमारियां ऐसी होती हैं कि यंग पेशेंट्स में होती हैं कि वो स्टेरॉयड या कुछ मेडिसिन के बाद ठीक हो जाती हैं। तो नेफ्रोलॉजिस्ट का परामर्श लेके अगर ज़रूरत हो तो बायोप्सी ज़रूर कराएं, उससे डरना नहीं चाहिए। एक डॉक्टर साहब, आखिर में मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अक्सर देखा है कि इस बीमारी को लोग इतने अवेयर नहीं रहते। इलाज वाले मामले में भी उनकी लापरवाही बरतते हैं, ख़ासतौर पर महिलाओं की बात करें तो। इस सब को लेकर आपका क्या मानना है कि ये इलाज किस टाइम पे वो शुरू करें और आगे तक उसको किस तरह फॉलो करें कि किडनी से संबंधित गंभीर समस्या उनको ना हो? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मेरा 4 दशक का नेफ्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है कि पहले दशक में तो जब मैंने 85 से 95 तक था तो लोग वह किडनी के नाम से ट्रीटमेंट भी नहीं कराते थे, डायलिसिस भी नहीं कर। उसके बाद में अगले में थोड़े बहुत अवेयरनेस रही
और उसके बाद जब सरकार ने पिछले 15-20 साल से डायलिसिस फ्री है, ट्रीटमेंट फ्री है और लोगों में इतनी अवेयरनेस हो गई कि अब ट्रांसप्लांट तो कराने लग गए, नहीं तो इक्का दुक्का मरीज बॉम्बे दिल्ली में जाके ट्रांसप्लांट कराता। वर्तमान में राजस्थान में 16 सेंटर्स हैं जिनमें किडनी ट्रांसप्लांट रेगुलर हो रहा है, तो लोग वह काफ़ी संख्या में करा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आजकल लोग वह हार्ट से नहीं डरते कि एंजियोप्लास्टी करा लेंगे। किडनी की ज़रा सा भी प्रॉब्लम होती है उनको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट देखते हुए डर लगता है, और लगभग प्रतिदिन 2 से 3 मरीज ऐसे आते हैं, वो इसी डर से आते हैं कि मेरे किडनी की बीमारी तो नहीं है। तो सुरक्षा मालूम करने से अवेयरनेस लोगों में बहुत बढ़ गई है और उनको किडनी की बीमारी से डर होता है और वो चेकअप के लिए आजकल काफ़ी रेगुलर आते हैं। उनमें काफ़ी तो मतलब 2-3 पेशेंट्स होते हैं उनके कोई बीमारी नहीं होती, बस डर से ज़्यादा आते हैं। तो डरना भी नहीं चाहिए। और लेकिन कुछ तबके में जो पर्टिकुलरली विलेजेस से आते हैं उनको सीधी 100% किडनी डैमेज होके आते हैं, उनको डायलिसिस ट्रांसप्लांट के रहते हैं, नहीं तो उनको पेन किलर खाते रहते हैं, पानी कम लेते हैं। तो 2 तबके चल रहे हैं। शहरी तबके अवेयर ज़्यादा हो गए गूगल वगैरह के, इससे और भी ज़्यादा मोबाइल देख के किडनी की बीमारी से जो ज्ञान रहता है। तो ये मानना भी है कि एक्सेसिव नॉलेज भी है वो ज़्यादा नुकसान करती है और बिल्कुल नॉलेज नहीं होना भी नुकसान की चीज़ है। तो एक मॉडरेट होना चाहिए कि जितना ज़रूरत है उतने ज्ञान होना चाहिए। डॉक्टर साहब, शो का समय जो है वो पूरा हो चुका है। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने किडनी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डाली, हमारे पाठकों की समस्याओं का समाधान पेश किया और साथ के साथ इससे जुड़ी हुई विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डाली। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। तो ये थे डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, जिनसे हम बात कर रहे थे किडनी रोग से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में। अगले हफ्ते फिर किसी नए एक्सपर्ट के साथ हम होंगे। नमस्कार। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।